Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shehbaz. Dear students, आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को शुरू करने वाले हैं। नाम से ही जाहिर है कि इस टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा आपको। बेसिकली 4 मेथड हैं। आज के इस टॉपिक में हम 2 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 2 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाम से जाहिर है कि वेस्ट मटेरियल्स को मैनेज करना ही तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। मसलन आप अपने शहरों में देखते हैं कि सुबह सुबह कूड़ा करकट की गाड़ियाँ आती हैं, वो डिफरेंट स्पॉट से उसको पिक करती हैं और उसको किसी ख़ास जगह पे जाके डिस्पोज करते हैं वो। सो इस सारे मैनेजमेंट को ही हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर इसकी प्रॉपर वर्ड्स में डेफिनेशन देखी जाए जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी है, द डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक रिफ्यूज, यानी ऐसा रिफ्यूज जो हमने घर से निकालने वाला कूड़ा, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो ज़्यादातर सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, उनकी मैनेजमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ मेथड्स आपको बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको जो कूड़ा करकट है उसमें किस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं? उसमें पेपर नज़र आता है, प्लास्टिक नज़र आता है, उसमें आपको फूड आइटम्स नज़र आती हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं। अगर आप ज़्यादातर प्रपोर्शन देखें तो प्लास्टिक आपको नज़र आएगा जो हम डिस्पोज करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री में देखें तो डिफरेंट केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, ग्रीसीज हैं, और अगर हायर लेवल की इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। सो इन तमाम मटेरियल्स को ही मैनेज करना है हमने ताकि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इनका इफ़ेक्ट ना आए। स्टूडेंट्स, अगर हम मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात करें तो वो 4 फेमस मेथड हैं हमारे सिलेबस में जो हमें सिखाए जाएंगे। सबसे पहले है डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी एंड रिवर। सबसे पुराना और सबसे आसान मेथड ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल मिले उसको डंप कर दें आसपास किसी समंदर, जो भी समंदर का किनारा पास आता है या दरिया। दूसरा है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होता है? इसमें बड़े बड़े ज़मीन में गड्ढे खोदे जाते हैं और कूड़ा उसमें फेंक दिया जाता है और उसको भर दिया जाता है। दूसरा है इंसरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी इसमें ये एक कंप्लीट प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें हम कूड़ा करकट को पहले बर्न करते हैं, बर्न करने से उसका वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं और फिर इसको डिस्पोज करते हैं। सो ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में ये क्या है कि जो हमारे पास वेस्ट है उसमें वो चीज़ें हम सेपरेट कर सकते हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, लाइक प्लास्टिक, लाइक पेपर। सो रिसाइकलिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, डंपिंग एंड लैंडफिल्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी एंड रिवर। आप ना स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेथड कॉमन यूज़ होता है जिन ममालिक में टेक्नोलॉजीज़ की कमी है या सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए यही मेथड अपनाया जाता था कि आसपास कोई भी वाटर बॉडी देखी उसमें हम कूड़ा डिस्पोज कर देते हैं। सो डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर। अच्छा, अब आपको ही पता है कि वाटर जो है वो 70% अर्थ का जो पोर्शन है वो वाटर ने कवर किया हुआ है और वैल्यूएबल सोर्स है फूड का और मिनरल्स का। वाटर से हमें फूड मिलता है, माइनिंग लाइफ सस्टेन होती है, आपको पता है, वाटर की वजह से। सो सी एंड रिवर हैज़ लॉन्ग बीन यूज, यानी काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है टू डंप म्यूनिसिपल यानी घरेलू डिस्चार्ज, यानी घर से निकलने वाला कूड़ा, इंडस्ट्रियल और सनतों से निकलने वाला। सच एज, उनमें अब क्या क्या शामिल है? एसिड्स शामिल होते हैं, डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वाफर मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, रिफाइनरीज वेस्ट, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, रिफाइनरी के वेस्ट, पेस्टिसाइड्स के वेस्ट आएंगे, यानी पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज हैं। पेस्टिसाइड्स वेस्ट, पेस्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड बनाते वक्त जो भी वेस्ट केमिकल्स होंगे। अच्छा, गार्बेज यानी कूड़ा, डेमोलिशन डिब्रीज यानी कि मलबा, जब आप किसी बिल्डिंग को गिराते हैं तो उसका जो मलबा है, डेमोलिशन डिब्रीज। एक्सप्लोजिव यानी धमाका खेज अशिया जो हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपको पता है कि ये सारी हमारे लिए वेस्ट जब होती हैं तो हम इनको डंप करते हैं या फेंक देते हैं रिवर्स के अंदर।
अब ओबियसली ये जो प्रैक्टिस है ह्यूमन एक्टिविटी, ये जो है इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ उल्टा ह्यूमन बीइंग्स पे बल्कि माइरीन लाइफ पे भी। सो अगर मैं इसका डिसएडवांटेज यहाँ डिस्कस करूँ, डिसएडवांटेज सो both humans and marine life will disturb due to this activity, इस एक्टिविटी। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जब माइरीन लाइफ डैमेज होगी तो माइरीन लाइफ के डैमेज होने से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मछलियां हैं, जो लिविंग थिंग्स पानी में रहते हैं, वो तो डेफिनेटली डैमेज होंगे। थ्रू फूड चेन हमें भी उसका डैमेज देखना पड़ेगा, यानी अगर उन मछलियों को हम कंज्यूम करते हैं तो डिफरेंट तरह की सीरियस डिजीज़ जो हैं वो हमें लग सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर माइरीन लाइफ डैमेज होती है तो सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी आ सकते हैं। खैर, इस मेथड को तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। अब इसके बाद जो इससे थोड़ा बेटर मेथड है हम उसकी तरफ चलते हैं, विच इज़ लैंडफिल। अब स्टूडेंट्स लैंडफिल क्या होते हैं पहले आप उसको समझें। लैंडफिल में क्या करते हैं कि कूड़ा करकट को डिस्पोज करने के लिए सबसे पहले इसकी ना कुछ चीज़ें बताता चलूँ। टोपोग्राफी, अब टोपोग्राफी ने एक फील्ड है साइंस की जो कि सरफेस को, यानी कि जो लैंड सरफेस को स्टडी करती। तो टोपोग्राफी के अंदर ये पहले डिस्कस किया जाता है कि कौन सी लैंड का एरिया ऐसा है जो अनफिट, पूरी तरह फिट नहीं है ह्यूमंस के लिए, यानी कि वो लेस यूजेबल है फॉर ह्यूमंस। तो टोपोग्राफी में उस एरिया को पहले, यानी ये फील्ड उसको पहले मार्क करती है और उस मार्क्ड एरिया में फिर हम बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और उसके अंदर फिर हम ये कूड़ा जो है वो डिस्पोज कर देते हैं। ये ना आपको स्क्रीन पे एक वीडियो शॉर्ट क्लिप चल रहा है, आपको ये सारा कुछ उसमें नज़र भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स लैंडफिल क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको मैं भी उसको बताऊंगा, लेकिन सिलेक्शन ऑफ लैंडफिल साइट पहले हमें उसको देखना है कि टोपोग्राफी, लोकेशन ऑफ ग्राउंड, यानी जिस जगह पे आपने ये गड्ढा खोदना है उसकी लोकेशन ऑफ ग्राउंड क्या है। लोकेशन ऑफ ग्राउंड से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लोकेशन ऑफ ग्राउंड का आपको ज़रा समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये एक पीस ऑफ लैंड है, ये उसकी अपर सरफेस है, ये लैंड की अपर सरफेस है और इस अपर सरफेस के नीचे डेफिनेटली ये अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे जो है मड यानी मिट्टी, चट्टानें होंगी, रॉक्स होंगी इसके नीचे। अच्छा, वो तो बहुत नीचे आती हैं, वैसे मैं समझाने के लिए। इसके नीचे वाटर टेबल है, यानी अंडरग्राउंड वाटर है और वो कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं वाटर टेबल जो है किसी जगह पे जल्दी ही आ जाएगा, किसी जगह पे उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है और कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां वाटर टेबल बहुत डीप हो चुका होता है, यानी बहुत नीचे जा चुका होता है। सो लोकेशन ऑफ ग्राउंड का मतलब है मुझे गड्ढा ऐसी जगह पे नहीं खोदना, यानी कि मुझे इस एरिया की सिलेक्शन नहीं करनी लैंडफिल्स के लिए। अब इस एरिया की सिलेक्शन क्यों नहीं करनी, क्योंकि वाटर टेबल बहुत करीब है। अगर मैं यहाँ गड्ढा खोदता हूँ जिसमें मैं कूड़ा करकट डिस्पोज करूँगा तो वाटर टेबल के करीब होने से चांस है कि जो वाटर टेबल है वो कंटेमिनेट हो सकता है, ख़राब हो सकता है पानी उसमें। सो मुझे इस तरह से लोकेशन को देखना है, उन एरियाज़ को मार्क कर लेना। जैसे ये एरियाज़ जो हैं इनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हॉट स्पॉट्स हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल बहुत नीचे है। अच्छा, वाटर टेबल नीचे होने से क्या होगा कि यहाँ पे एक तो रेजिडेंस भी मुश्किल है क्योंकि वाटर टेबल नीचे है, जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए पानी को ड्रिल करना मुश्किल है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा खोदता हूँ कूड़ा डंप करने के लिए, तो उसमें जब मैं कूड़ा डालूंगा तो वाटर टेबल से कंटेमिनेट होने का चांस कम है। सो लोकेशन ऑफ ग्राउंड में तो आपने पहले ये देखना होता है।
दूसरा आपने ना जो जैसे मैंने बोला वाटर टेबल देखना होता है, नेचर ऑफ सॉलिड वेस्ट, किस तरह का कूड़ा आपने डंप करना है, क्या वो रेडियो एक्टिव है, क्या वो नॉर्मल म्यूनिसिपल डिस्चार्ज है, यानी ये सारी बातें देख के और फिर आपने सिलेक्शन करनी होती है लैंड की। टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल कैसी है, अगर उसमें तो रेत ज़्यादा है तो वो पानी को होल्ड कर सकती है, जज़ब कर लेगी। मट्टी है तो उसमें पानी जो है वो जज़ब कम होता है रेत के मुकाबले में। उसके अलावा चट्टाने हैं नीचे, चट्टाने नहीं है ज़्यादातर, अगर तो रॉकी एरिया है तो उसमें वाटर टेबल बहुत नीचे होते हैं फिर। सो वो भी हमने देखना होता है। फ्लो ऑफ सरफेस वाटर, यानी आसपास ऐसा तो नहीं कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अगर डंप करता हूँ कूड़ा तो पास ही कोई ओपन सरफेस वाटर है। अब पास ही अगर कोई सरफेस वाटर है तो मुमकिन है कि बारिशों की वजह से ये सरफेस वाटर बाहर आ जाए और ये जो डंप किया है एरिया इसमें पानी जमा होना शुरू हो जाए और ये भी मसला कर सकता है। सो आसपास देखना है कोई सरफेस वाटर तो नहीं है, ग्राउंड वाटर कितना दूर है, यानी इन सेंस आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है जहां वाटर टेबल भी दूर हो, आसपास कोई सरफेस वाटर भी ना हो। दूसरा जो टाइप है सॉइल की वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल ना हो, यानी कि इतनी ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन ना हो। ये सारी बातें देखते हुए आपने लैंड फिल साइट जो है वो डिसाइड कर दी। जब ये डिसाइड हो जाएगी ना फिर आप इसमें ड्रिल करोगे। ड्रिल करने के बाद क्या होगा, एक बड़ा सा गड़ा खोदा जाएगा और उस बड़े से गड़े को खोदने के बाद इसमें एक शीट लगाई जाएगी, प्रोटेक्टिव शीट लगाई जाती है, एक बड़ा सा पेपर डाला जाता है प्रोटेक्टिव, वैसे तो वो भी प्लास्टिक का ही होता है। सो प्रोटेक्टिव शीट डाली जाती है बड़ी सी और जो कूड़ा करकट है इसमें डंप कर दिया जाता है। लेट्स से इसमें डिस्पोज जो है वो अब इसमें डंप कर दिया जाएगा और उसके बाद एक छोटा सा आउटलेट रखा जाएगा, यानी कि इसमें ये भी किया जाएगा एक छोटा सा पाइप साइड से उसका आउट ग्रोथ बाहर रखा जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये बाहर रखा जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर क्ले यानी मिट्टी डाल दी जाएगी, इसको बंद कर दिया जाएगा जी। अब यह है लैंडफिल। अब पानी को भी कोई ख़तरा नहीं है, वाटर टेबल दूर है। अच्छा, ये पाइप क्यों रखा गया? पाइप इसलिए रखा गया है स्टूडेंट्स क्योंकि जब ये जो कूड़ा करकट है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, क्रॉस का मतलब एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में डीकम्पोज होंगे। स्टूडेंट्स जब ये डीकम्पोज होंगे तो डीकम्पोज होने के बाद ये गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, लाइक मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे और वो जो मीथेन गैस है उसको फिर हमने एक स्पेस देनी, एक जगह देनी जिससे वो गैस बाहर इजेक्ट हो सके और बाद में हम इस गैस को आसपास की इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जो कि एज अ फ्यूल के तौर पे वो इंडस्ट्री जो है वो यूज़ करती है। सो ये जो टेक्निक है ना, इस टेक्निक को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? लैंडफिल टेक्निक। तो अब इसको लिखते हैं, व्हाट इज लैंडफिल टेक्निक? लैंडफिल इज अ large hole on the land, bare land भी कह सकते हैं, is a large hole on a bare land fill with dispose। अब वो जो डिस्पोज जो है वो कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्री वाला, वेस्ट वाला, एंड कवर विद क्ले। बाद में उसको क्ले से कवर कर देते हैं, हम इसको लैंडफिल बोलते हैं। अब इसके अंदर एक टर्म है लीकेट्स। अब लीकेट्स क्या होता है? कुछ इसको लीचेट्स बोलते हैं, कुछ लीकेट्स बोलते हैं, हम उसको समझते हैं। व्हाट आर लीकेट्स? स्टूडेंट्स लीकेट्स क्या होता है पहले हम यहां लिख लें, लीकेट्स। अच्छा याद रखिए, लीकेट्स का ना एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपने अच्छे से देखना है, ये पेपर में अक्सर आता है। अब लीकेट्स क्या है? अब मैं यहीं से आपको समझाना चाहता हूं कि लेट से ये प्रोटेक्टिव लेयर जो मैंने लगाई है, पहले अंदर कवर एक रखा है, वो नहीं रखते अगर कवर हम, और फर्ज करें मौसम के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, इस जगह पे पानी इकट्ठा हो गया। अच्छा, जब पानी इकट्ठा होगा यानी कि ऊपर हमने क्ले डाली है, मिट्टी डाली है, इसके ऊपर अगर पानी इकट्ठा हो गया तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जज़ब होगा।
स्टूडेंट जब वो ज़मीन में जज़ब होगा, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये था नीचे, ये पूरी तय जो है ये समझ लें गार्बेज यानी कूड़ा डिस्पोज की, ये तय है पूरी, ठीक है। अब ऊपर क्ले थी, बारिश हो गई। अब जैसे ही बारिश होगी स्टूडेंट्स, पानी यहाँ खड़ा हो जाएगा। अब पानी जो है वो ज़मीन में जज़ब होगा और वो इस कूड़े तक पहुँचेगा, और कूड़े में पहुँचने के बाद ये इधर कीचड़ सा बन जाएगा। अब बाद में जब कूड़े से यहाँ से रिसना शुरू होगा ना नीचे ज़ेरे ज़मीन, हम इस रिसते हुए पानी को, परकुलरेट होते हुए पानी को हम इस, अब जाहिर सी बात है वो पानी तो नहीं होगा, वो मिक्सचर होगा बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ का, बहुत सारे माइक्रोब्स का, बहुत सारे जर्म्स का, उस मिक्सचर को हम लीकेट बोलते हैं। तो व्हाट आर लीकेट्स जी? परकुलरेशन ऑफ वाटर आफ्टर द पासिंग ऑफ वाटर थ्रू डिस्पोज इज कॉल्ड लीकेट्स। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, प्रॉपर वर्ड्स में भी इसको डिफाइन कर लेते हैं लीकेट्स होते क्या हैं। The groundwater which seep, यानी कि सीप होना, जमीन में जज़ब होना, in the landfill, लैंडफिल में वो जज़ब होगा, and परक्लोरेट या परकोलेट भी कह सकते हैं, परकोलेट फ्रॉम डिस्पोज या रिफ्यूज। सो ये रिफ्यूज से जो परकुलेट होने वाला, अब ये जो वाटर है ना, हम इसको लीकेट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रॉपर्टीज कुछ लिस्ट कर दी हैं जो कि लीकेट्स की कंपोजिशंस हैं। अब अगर लीकेट की यानी इस रिफ्यूज में से निकलने वाला जो वाटर कंटेंट है, अगर उसको उसकी कंपोजिशन देखी जाए तो इट कंटेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज, उसमें कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, डेफिनेटली स्मॉल चेन फैटी एसिड्स होंगे जिनमें आर छोटा होगा। अच्छा, उनमें कुछ वेरियस बैक्टीरियाज हैं, हैवी मेटल्स शामिल होती हैं, सॉल्ट होता है और कैल्शियम आइंस उसमें पाए जाते हैं। अगर माइक्रो प्लूटेंट्स की बात करें, यानी कि वो प्लूटेंट्स जो लीकेट्स के अंदर कम मिकदार में, वो टोलिन है, उनमें डाइक्लोरोमीथेन है। तो ये एक्चुअली लीकेट जो यहाँ से निकल रहे हैं उसकी कंपोजिशन। अब खतरा ये होता है कि अगर ये मैंने प्रोटेक्शन ना लगाई होती यहाँ पे, यानी कि लेट्स से अगर ये प्रोटेक्शन ना होती, तो ये परकुलरेशन जो है ये हो सकता था कि वाटर टेबल तक पहुँच जाए, और अगर ये वाटर टेबल तक पहुँच जाएँ परकुलरेशंस, तो डेफिनेटली ये परकुलरेशंस वाटर टेबल तक पहुँच के वाटर टेबल को डैमेज कर सकती हैं। उसके अलावा ये परकुलरेशन अगर लैंड में शामिल हो जाएं तो ये लैंड को भी पॉइजनस कर देती हैं, और वहाँ पे जो फसल है, वहाँ पे जो भी फसल निकलेगी उसमें इसके असरात देखने को मिलेंगे, हैवी मेटल्स उसमें मिल सकती हैं हमें। सो इसलिए हमने इसको प्रोटेक्शन दी थी यहाँ पे, ताकि लीकेट्स यहाँ से बाहर ना आ सकें। अच्छा, एक और बात, ये जो गैस यहाँ से निकल रही है, इसमें मेजर गैस तो मीथेन होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, और उसके अलावा इसमें अमोनिया गैस भी होती है। ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि जो हमारे पास लैंडफिल का जो वेस्ट उसमें डाला, उसमें से कौन सी गैस, जो गैसेस मटेरियल हैं, कौन कौन से बाहर आते हैं। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू के तौर पर आपको पूछे जा सकते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ओवरऑल आज हमने 2 मेथड पढ़े सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इंसिनरेशन एंड रीसाइक्लिंग। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।